Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter electrochemistry of class 12th chemistry, NCERT chemistry. So this is the lecture 3rd. This is the lecture 3rd. इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था कुछ मेजरमेंट ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सेल, व्हिटस्टोन ब्रिज, बहुत सी चीज़ें देखी थी, ठीक है। और अब तक हमने इतने सारे फॉर्मूलीज इस चैप्टर में देख चुके हैं, इस चैप्टर में हमने लर्न किया है, ठीक है। जो पुराना पोर्शन है मीन्स लेक्चर 1, लेक्चर 2 और प्रीवियस चैप्टर्स, उनको आप आई बटन की हेल्प से देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमने बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक नया टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लेट अस सी। यस, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी हम बात करते आ रहे हैं, उसका नोटेशन हमने यूज़ किया है कप्पा, ठीक है। और कप्पा का फॉर्मूला वेदर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, हम लोग केमिस्ट्री में जब किसी सब्सटेंस की या किसी मटेरियल की जो अमाउंट होती है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मोल, ठीक है। तो हमें जो सॉल्यूशन लिया है उसकी जो अमाउंट है हमें वो मोल में बतानी होती है, ठीक है। जो भी सोल्यूट लिया है उसकी जो क्वांटिटी है वो मोल में बतानी होती है। तो ऐसे ही हमें इस कंडक्टिविटी को भी मोल के लिए, पर्टिकुलर मोल के लिए डिफाइन करना होता है। तो अगर हम कप्पा को मीन्स कंडक्टेंस जो है उसको अगर हम किसी एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं मीन्स कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इसके लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो है लैम्डा एम। इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये लैम्डा जो है आपको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी सही है, ओके। लैम्डा एम ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा एम ये भी लिख सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कप्पा अपॉन सी। ये इसका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। व्हेन कंडक्टिविटी दैट कप्पा इज डिवाइडेड बाय, व्हेन कप्पा इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन देन इट बिकम्स द मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में, इन दिस फॉर्मूला जो लैम्डा एम है उसका यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऑफ लैम्डा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, हमें कप्पा का यूनिट पता होना चाहिए। कप्पा का यूनिट क्या होता है, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। अगर कप्पा का यूनिट साइमन पर मीटर है तो देखिए ऊपर साइमन पर मीटर होगा यानी कि मीटर इनवर्स, और नीचे कंसंट्रेशन है C फॉर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या लीटर को आप चाहो तो मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मोल पर मीटर क्यूब। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइमन मीटर स्क्वायर, ये जो मीटर क्यूब है ये क्या होगा, इसके नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो मोल है वो नीचे रहेगा। तो ये हो गया इसका यूनिट। किसका यूनिट है ये, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। व्हाट इज दैट लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसका कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर जो है या मीटर जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, और हमारे पास में जो कंडक्टिविटी सेल होता है, जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसकी लेंथ जो होती है वो मीटर में नहीं होती है, सेंटीमीटर्स में होती है। दैट इज़ वाई हमें इसका कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली कुछ नहीं है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 को हम क्या बोलेंगे 10,000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। इन द सेम वे अगर हम इधर की तरफ साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स लेते हैं, मोल इनवर्स लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, कुछ नहीं है, सेम यही है। देखिए ये वाला जो क्वांटिटी है 10,000, इसको आप उधर भेज दीजिए, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये भी मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, देन इट बिकम्स आई एम डायरेक्टली राइटिंग 10 टू द पावर -4। ओके, so 1 Simon centimeter square mole inverse is equal to 10 to the power -4. This is not minus, 10 to the power -4 Simon meter square mole inverse. So this is the conversion, important conversion factor for molar conductivity. Okay, so you should learn all these things, very important. Okay, next, अब देखिए इसके बाद में जो आता है वो है इम्पोर्टेंट, और उसको हम अगर डायरेक्टली बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ग्राफ। ओके, या चेंज ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा एम लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 6। ओके, यस, नेक्स्ट 3.4.2 that is effect of concentration. I am using the direct notation, effect of concentration on kappa. What is kappa? Conductivity and lambda m, that is molar conductivity. कंसंट्रेशन से यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज करने से, व्हाट एम आई सेइंग, कंसंट्रेशन में चेंज करने से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफ़ेक्ट होता है, उसमें क्या चेंज होता है, ये हमें इस यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम पहले कंसंट्रेशन के साथ में वो करते हैं, रिलेट करते हैं। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, या तो आप इंक्रीज़ करेंगे या आप डिक्रीज़ करेंगे। जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आप डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन मीन्स टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब जब आप डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि आपने पर यूनिट वॉल्यूम में आपने उस सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है। सो डाइल्यूशन करने का मतलब डिक्रीज़ हो गया। अब देखिए अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में आपने डाइल्यूशन किया है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस हैं जिनकी वजह से हमें कंडक्टेंस मिलता है, कंडक्टिविटी हमें जो शो होता है, उनकी जो है नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन दैट केस कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया कि ऑन अगर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज
इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज़ करते हैं, सी नोटेशन किसके लिए यूज़ करें हम, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, अगर डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो हमारा जो कप्पा है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कप्पा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए आप फॉर्मूला देखिए, लैम्डा एम क्या कहता है लैम्डा एम क्या कहता है कि कप्पा एंड सी, मोलर कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में कप्पा भी है और सी भी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, सेकंड बात कर रहे हैं हम किसके लिए, लैम्डा एम के लिए। लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन सी। कप्पा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, सी क्या है यहाँ पे, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अपना जो वॉल्यूम है वो फिक्स होना चाहिए, कप्पा की वैल्यू जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। के यानी जो कप्पा है उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। देखिए कैसे, अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, कि हमने इसको पहले से कांस्टेंट कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। अब अगर आप सी की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, सी की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो लैम्डा एम है, व्हाट इज़ लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा एक जनरल कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि डिक्रीज इन सी, डिक्रीज इन सी, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज़ लैम्डा एम, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंडीशन क्या है, कप्पा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, कप्पा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। कप्पा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला देख लो या फिर ये वाला फॉर्मूला देख लो। कप्पा का फॉर्मूला क्या कहता है, कप्पा इज इक्वल टू जी एल बाई ए, यानी ए क्या है यहाँ पर, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिविटी सेल। एल क्या है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन concentration इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes with area of cross section A and distance of unit length therefore। अब इसी फॉर्मूले को हम लैम्डा एम के फॉर्मूले में पुट करते हैं। लैम्डा एम ये भी बोल सकते हो आप, या फिर ये वाला लैम्डा एम भी साइन यूज़ कर सकते हो। क्या होता है लैम्डा एम, कप्पा अपॉन सी, कप्पा की जगह आपने ये वैल्यू पुट किया, जी एल अपॉन ए इंटू सी, ठीक है। अगर हम इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें क्या होगा, ए कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, सी 1 मोल के लिए है पर लीटर, मीन्स वॉल्यूम में है, तो के लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जी इज इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू एरिया अपॉन एल दैट इज इक्वल टू के, ओके। सिंस लेंथ दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड एरिया दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, बिकॉज वी हैव फिक्स्ड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल, ओके। नाउ अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, एक प्लॉट दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए इस प्लॉट का मीनिंग क्या होता है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करना।
कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक ऐसा कंडीशन भी तो आएगा जब हमारा जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। डाइल्यूशन इनफाइनाइट की तरफ जाने का मतलब क्या होता है कि आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बहुत 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 कम कर दिया है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को हमने कम कर दिया मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल कम हो गया है, तो इसका मीनिंग ये हो गया ना कि नंबर ऑफ आयंस वो भी कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस बिल्कुल कम हो जाएंगे तो हमारा जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है, एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, जब हम कंसंट्रेशन को जीरो की तरफ कंप्लीट करते हैं, कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब डायल्यूशन इनफाइनाइट, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ चला जाता है तो उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसका नोटेशन क्या यूज़ करेंगे हम, लैम्डा एम नॉट, ये इसका नोटेशन हो गया। डेफिनेशन क्या होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, कि जब आपने डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दिया या कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, इन दैट कंडीशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसके बाद में हमें एक प्लॉट मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ की हेल्प से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और वो ग्राफ जो है वो किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, देखिए यस नेक्स्ट है। सो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका लिए दोनों के लिए अलग अलग इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, दो टाइप के, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, and second one is weak electrolyte। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसके लिए जो है ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ किसके बीच में बनाना है हमें, इधर तो आएगा आपका कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो हियर इट इज़ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, ये तो हो गया वाई एक्सिस पे, और इधर क्या आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन का रूट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम ग्राफ यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे। इधर आएगा आपका लैम्डा एम एंड इन दिस साइड इट इज द रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज पढ़ाना था, कहाँ पे, यहीं पढ़ा लूँगी। इसमें कुछ बनता है, कुछ है क्या, किससे बना रहे हो आप? चल रहा है ना उधर, दिख नहीं रहा ना। अच्छा सा मोबाइल में, ठीक है। बैठने के लिए जब इच्छा हो तो बैठ जाओ। अच्छा ना, ये है वो माइक लगा रहा है। हाँ माइक लगा रहा है। अच्छा ठीक है। अभी दे दोगे फिर उसके बाद? बस अभी मैं 10-15 मिनट और लगूंगा। कितने बजे से आपकी क्लास? 11:20 से है। 11:20 से है ना, हाँ मैं 11:15 पे ख़त्म कर दूँगा। नहीं 11:10 ठीक है ना, तो मुझे बता देना। अभी इधर ही हो ना? हाँ मैं यहीं बैठी हूँ। ठीक है।
यस, नेक्स्ट है सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन कॉमन एक्सप्रेशन है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर 1/2। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी बुक में इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है, मीन्स फॉर व्हाट, किसके लिए है ये हमें रिलेशन बताता है मोलर कंडक्टिविटी का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का और कॉन्सेंट्रेशन का। ए क्या है यहाँ पर, कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो y इज इक्वल टू mx, ये माइनस हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx माइनस c, जो भी है हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये जो c है ये तो क्या हो गया इसका इंटरसेप्शन, और माइनस m का मतलब क्या है, इसका स्लोप है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अच्छा व्हाट इज़ द डेफिनेशन और व्हाट यू कॉल दैट आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि किसी उसमें सॉल्वेंट में, स्पेशली वाटर की बात करेंगे हम, तो वाटर में वो क्या होते हैं, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, 100% उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका 100% नहीं होता है। ओके, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके लिए, लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ सी, ये सी का पावर हाफ है, इसका मीनिंग ये भी बोल सकते हैं कि वो रूट में है। ठीक है, तो इसका जो प्लॉट आता है, ग्राफ आता है, वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप। इसका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। और ये किसके लिए है, मान लेते हैं हम KCl के लिए। व्हाट इज़ KCl, पोटेशियम क्लोराइड। मैंने पहले बताया आपको कि सभी सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि सभी सॉल्ट्स को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ये कांस्टेंट A है, इसकी वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो देखिए ये डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे। अब इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। पोटेशियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, और आपका K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, और आपका Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है। ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको हम कैसे बोलते हैं, देखिए इनका चार्ज देखिए, कैटायन और एनायन पे चार्ज, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज 1, नेगेटिव चार्ज एनायन पे 1, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ये 1 क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, ये 1 क्या है, चार्ज ऑन एनायन। दैट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ 1:1, इट इज़ 1:2, it is 1:2, and then the next one is MgSO4. This is 2:2। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि 2:2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 2 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, चार्ज ऑन कैटायन, एंड ये सेकेंड 2 किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज ऑन एनायन। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जब हम लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, दिस ग्राफ, और ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इसका जो स्लोप है नेगेटिव है, और वो किसके इक्वल है, a - a के इक्वल है। ठीक है, लैम्डा एम क्या है यहाँ पर, एक
इसका लैम्डा एम नोट क्या है, इसका इंटरसेप्शन है, ठीक है। अगर ऐसा ही ग्राफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते हैं, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, तो कैसा आएगा? ऐसा वाला ग्राफ मिलता है अपने को। और इस ग्राफ को हम मान लेते हैं जैसे CH3COOH। आप चाहो तो किसी और दूसरे बेस के लिए भी ले सकते हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक वीक बेस है। तो ये सब के सब क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पहचान है वो क्या होती है कि इनका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यस, इनका जो डिसोसिएशन होता है वो 100% नहीं होता है, चाहे से NH4OH की बात करिए या CH3COH की बात कीजिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो A होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उनके लिए कांस्टेंट होती है। जैसे KCl और NaCl के लिए ए की वैल्यू सेम आएगी, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए ही यहाँ पर 1:1 1:1 आ रहा है। ऐसे ही ए की वैल्यू पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के लिए इक्वल आएगी, दोनों के लिए सेम आएगी, ठीक है। तो ये भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपका क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट का टाइप एक जैसा है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी सेम आती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आता है एक इम्पोर्टेंट लॉ दैट इज़ कॉल्ड कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये जो हम लॉ है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले आप जो अपना पुराना पोर्शन है जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है उसको रिवाइज कीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम आप लोगों का जो रेगुलर एकेडमिक्स जो है स्कूल्स जो है वो कब ओपन होगा। और एक चीज़ ये है कि अपना टाइम जो है उसको यूज़ करिए, ओके, क्योंकि ये जो टाइम है ये फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे जैसे हम 2021 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो स्टडी टाइम है वो भी साथ साथ में कम होता जा रहा है। सपोज़ कीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम, आपका जो स्कूल है वो सितंबर में ओपन होता है तो बिफोर सितंबर का जो पोर्शन है वो आपका हो चुका है ऐसा माना जाएगा, और उसको आपको फिर पढ़ने के लिए मीन्स रीटीच का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी आपको मिल रहा है कंटेंट कहीं से भी मिले, वेदर फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम ऑनलाइन क्लास, जो भी मिलना है जहाँ से भी मिल रहा है उसको आप प्रॉपरली अरेंज कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर रिविज़न ड्यूरिंग फाइनल एग्ज़ाम, ओके। So that's all for today. Till then, take care and bye bye.